नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। जैसा कि आपको पता है जो संविधान का जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें हमने भाग 1 को खत्म किया है। टोटल अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक भाग 1 को देखें, उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को पढ़ा गया। उसके बाद अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता को देखा गया भाग 2 में। अब उसके बाद हमारे संविधान में भाग 3 में, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार फंडामेंटल राइट की व्यवस्था किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है मूल अधिकार। बहुत चर्चा होती है इसकी। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे एग्जाम हो या फिर जर्नल, ऐसे संविधान की जब बातें होती हैं तो मूल अधिकार की बहुत महत्ता होती है। अक्सर इसकी चर्चा होती है मूल अधिकारों के। क्या होते हैं अधिकार, कैसे होते हैं अधिकारी, इसके बारे में आज बहुत डिटेल से देखा जाएगा और साथ ही साथ इसको याद भी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या होते हैं मूल अधिकार। तो सबसे पहले इसी की चर्चा, क्या होते हैं ऐसे अधिकार जो देश के नागरिकों को, ऐसे अधिकार जो देश के नागरिकों के समग्र विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हों। देश के नागरिकों के समग्र विकास के लिए संविधान से प्रदान किए हुए हैं, संविधान के द्वारा, तथा जिनका संरक्षण भी संविधान के अंतर्गत ही किया गया हो, उसे मूल अधिकार कहते हैं। तो 2 पॉइंट की चर्चा की गई है। पहला, ऐसे अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया ऐसे अधिकार होते हैं जो उस देश के जो नागरिक होते हैं उनके समग्र विकास के लिए दिया जाता है। और जिस संविधान में यह प्रावधान किया गया है उसी संविधान द्वारा उस अधिकारों का संरक्षण भी किया जाता है। तो 2 पॉइंट है यहाँ पे समग्र विकास, नागरिकों के समग्र विकास के लिए दिया जाता है और उस देश के संविधान में ही वो होता है। और क्या होता है, संरक्षण भी प्राप्त होता है उसी संविधान के द्वारा। यही कारण है, यही जो संविधान के द्वारा इस अधिकार को संरक्षण दिया गया है, यही इसको विशिष्ट बना देते हैं। तब अब ये तो पता चल गया कि हाँ, संविधान ने ऐसे अधिकार जो दिए जो नागरिकों के समग्र विकास के लिए दिए और उसका संरक्षण भी संविधान करता है, तो ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। चलिए ठीक है, तो आखिर इसकी विशेषता क्या होती है, क्या जरूरत पड़ी, क्या होते, क्या काम करता है, क्या और प्रावधानों से ये अलग है। तो इसके बाद इसकी विशेषता हम देखते हैं। विशेषता, इसकी जो पहली विशेषता है वो ये है कि देश की मूलभूत विधि, जो देश की मूलभूत विधि होती है, संविधान होता है, उसमें स्थान प्राप्त होता है। मूल अधिकारों की पहली विशेषता यही है कि जो देश की मूल विधि होती है, संविधान, उसमें स्थान प्राप्त होता है, उसका प्रावधान संविधान में होता है, पहली विशेषता। दूसरी, ये न्यायालय में वाद योग्य होते हैं। न्यायालय में वाद योग्य होना मतलब जैसे ऐसे अधिकार होते हैं, संविधान में प्रावधान किया गया होता है कि कोई भी व्यक्ति या राज्य, कोई भी आपके उस अधिकार को छीनता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप न्यायालय में जा सकते हैं और वहां से आपको वो अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। हर अधिकार के साथ ऐसा नहीं होता है। सामान्य अधिकारों और मूल अधिकारों में यही अंतर होता है, ये वाद योग्य होते हैं। आप उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय से गुजारिश कर सकते हैं कि फला व्यक्ति या फला राज्य मेरे अधिकारों का हनन कर रहा है, मेरे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, और न्यायालय
उसको उससे वो आपका मूल अधिकार को दिलवाएगा। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है, नागरिकों को व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध होता है। इसमें ये तीसरा प्लस पॉइंट ये होता है, ऐसा अधिकार होता है ये राज्य, जो देश, जिस देश में हम रहते हैं, जो राज्य, जो क्षेत्र प्रशासन के अंदर हम रहते हैं, उस राज्य के विरुद्ध तो उपलब्ध ही होता है। अगर वो राज्य हमारे किसी मूल अधिकार को छीनता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट के द्वारा हम उसे पा सकते हैं। लेकिन इसमें व्यक्ति के विरुद्ध भी है। अगर कोई व्यक्ति भी, कोई भी हो, आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप न्यायालय में जाके अपने उस मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मूल अधिकारों को बहुत विशिष्ट बना देते हैं। पहला, ये देश की मूल विधि जो संविधान में स्थान इनको मिलता है। दूसरा, ये न्यायालय में वाद योग होते हैं। आप अगर ये आपका हनन होता है तो आप न्यायालय से क्या कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, नागरिक तथा राज्य, नागरिक और राज्य दोनों, नागरिक और राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। चाहे नागरिक आपके अधिकारों का हनन करे, चाहे राज्य आपके मूल अधिकारों का हनन करे, दोनों के खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। आगे, अब ये तो हो गया, मतलब ठीक है, हमने ये देखा कि मूल अधिकार होते हैं और जो ऐसे अधिकार जो समग्र विकास के लिए दिए जाते हैं संविधान द्वारा, और संविधान उनका संरक्षण भी करता है, तो मूल अधिकार हो गए। विशेषता तीन हमने देख लिया। तो संविधान में क्या कहाँ दिया गया है, क्या प्रावधान है, बहुत भाग है, बहुत अनुच्छेद है, उसके बारे में हम ये क्लियर होना चाहिए कि जो संविधान का भाग 3 है, ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक ये उपबंध किया गया है मूल अधिकारों का। मूल अधिकारों का उपबंध भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया। अब मूल अधिकारों के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, क्या होता है क्या, तो उसके बारे में जरा हम देख लें। देखिए, ये जो मूल अधिकार शुरू कर रहे हैं, ये इसकी बेसिक न्यू है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये चीजें न्यू, ऐसी चीजें रहेंगी, अगर माइंड में रहेंगी, एक वार्म अप हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं पूरे मूल अधिकारों को हम बहुत ही अटेंशन से, बहुत ही कंसंट्रेट से पढ़ पाएंगे और उसे याद कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। यही कारण है कि भूमिका बनाना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, क्या होता है, कैसे आता है, क्या होते हैं, किसने क्या कहा, इसके बारे में कितना महत्वपूर्ण है, ये सब चीजें। मूल अधिकारों के बारे में देखिए, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या, मैग्ना कार्टा ये इंग्लैंड से लिया गया है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में एक विधि थी जो वहाँ के नागरिकों को बहुत ही विशिष्ट, बहुत ज़्यादा अधिकार दिए थे, तो उसी से प्रभावित होकर इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। एग्जाम में, परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि किसी संविधान में किसको मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया गया है। तो जब मूल अधिकारों के बारे में मतलब ऐसे दिया जाए तो यहाँ पे हमेशा हमको याद होना चाहिए कि मूल अधिकारों के विषय में मैग्ना कार्टा कहा गया है। दूसरा, आधारशिला, आधारशिला संविधान की, इसको संविधान की आधारशिला की भी संज्ञा दी जाती है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। पहला, मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा मतलब माइंड में यही होना चाहिए कि ऐसे अधिकार जो नागरिकों को बहुत ज्यादा अधिकार देते हैं, स्वतंत्रताएं देते हैं, उनको जीने के लिए, व्यापन करने के लिए, सम्मान से जीने के लिए हक अधिकार देते हैं, ऐसे नियमों का संदर्भ मैग्ना कार्टा से है। तो इन मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं और इनको संविधान की आधारशिला कहते हैं। इनको आधारशिला कहते हैं, इतनी महत्ता दी गई है मूल अधिकारों को। और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों की मांग की थी। फंडामेंटल राइट, ये एफआर मतलब फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। जवाहरलाल नेहरू, अगर कभी भी इस तरह से बनता है पूरा एक कॉन्सेप्ट, ये इस पे पूरा क्वेश्चन बन चुका है बहुत बार, इसलिए एक एक पॉइंट को लेकर चला जा रहा है कि कहीं पे भी एक भी पॉइंट कुछ भी छूटे नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू, हम जानते हैं ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले व्यक्ति थे जो मूल अधिकारों का स्पष्ट रूप से, ऐसे नहीं कि नहीं हमको अधिकार चाहिए, तथ्य के रूप में स्पष्ट रूप से इन्होंने मांग
मांग की थी। तो कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर, कभी भी सवाल उठता है कि मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने क्या कहा इसके बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, अंतरात्मा, अंतरात्मा। जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की मांग की तथा इन्होंने संविधान की अंतर आत्मा कहा मूल अधिकारों को। कॉन्सेप्ट क्लियर? केवल भारतीयों को, देखिए इसका मतलब क्या है, केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है फंडामेंटल राइट, या मतलब फंडामेंटल राइट मूल अधिकार। देखिए ये ऐसे अनुच्छेद हैं मूल अधिकारों में, ऐसे प्रावधान हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ये मूल अधिकारों के अनुच्छेद हैं। और इन अनुच्छेदों के तहत किए गए प्रावधान सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध होगा। जो भारतीय नागरिक होगा सिर्फ उसे उपलब्ध होगा। वैसे तो 12 से लेकर 35 तक बहुत से प्रावधान है, सबको उपलब्ध होगा, कोई विदेशी आएगा उसे भी, लेकिन ये 1, 2, 3, 4, 5, तो हम कहें कि पूरे मूल अधिकार में कितने ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, तो 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो भारतीयों को सिर्फ प्राप्त है। कौन कौन? 15, 16, 19, 29, 30। इसी के साथ ये भी क्लियर होना चाहिए कि मूल अधिकारों में 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, आगे भी पढ़ेंगे बहुत विस्तृत से, सारों को पढ़ेंगे, इसमें क्या है सारे चीजों बड़ी स्पष्ट से, लेकिन क्लियर होना चाहिए। 5 ऐसे अनुच्छेद हैं मूल अधिकारों के तहत आते हैं, 15, 16, 19, 29, 30। ये ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही मिलते हैं, उनके लिए ही उपलब्ध है। और इसी आदमी यहाँ पे जो 20, 21 जो लिखा है, मूल अधिकारों के तहत 2 अधिकार ऐसे होते हैं जो कभी भी वो खत्म नहीं होते हैं। आपातकाल परिस्थितियों में सारे मूल अधिकार खत्म किए जा सकते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा प्रावधान किया गया है। लेकिन अनुच्छेद, संविधान के 2 ऐसे आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर पूछे जाते हैं कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं 2 जो आपातकाल में भी निरस्त नहीं होते हैं, वो भी प्राप्त होते हैं। पहला 2 है 20 और 21, ये आपातकाल में भी उपबंधी सक्रिय रहते हैं, इनका निरस्त कोई नहीं कर सकता है। ये आत्मरक्षा के इसमें मतलब यहाँ पे दैहिक प्राण वाला है, और इसमें आप जस्टिफाई करते हैं, मतलब न्यायालय में अपराधियों से संबंधित से पूरा विस्तृत में चर्चा किया जाएगा। इसके 21 क्या है, 21 क्या है। इसमें 21 में यही है कि कोई भी आपका ऐसी परिस्थितियां पड़ती हैं कि कोई आपका प्राण लेने को उतारू हो जाए तो आप उसकी रक्षा कर सकते हैं, वो कोई खत्म नहीं कर सकता आपके अधिकार। यहाँ पे आप जस्टिफाई करते हैं कि अपराधी, जब कोई अपराधी के तहत मतलब जो जिस तरह से सबूतों के तहत पेश किया जाता है, ऐसे ही आपको अपराधी नहीं बताया जा सकता, उसका भी शेड्यूल पूरा विस्तृत में इसका चर्चा करेंगे क्या होता है कैसे। प्रारंभ में अब सवाल ये उठता है, हमने संविधान की बात की, इसमें मूल अधिकारों की बात की, इसके विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ किस अनुच्छेद किस भाग में है उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये हैं कितने, क्या संख्या में कुछ हैं, कुछ आइडिया है? तो मूल जो संविधान है जो पहले बना था 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार हुआ था, उसमें 7 फंडामेंटल राइट, 7 प्रारंभ में भारतीय नागरिकता को क्या कुल 7 मूल अधिकार, 7 फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए थे। लेकिन अब क्या हो गया, पहले से 7 थे, अब कितना है? लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार बहुत ज्यादा हिट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े क्वेश्चनों में एग्जाम में पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को किसमें था? अनुच्छेद 31, मूल अधिकार के अनुच्छेद 31 में। हम जब पूरा मूल अधिकार पढ़ेंगे तो 31 को ड्रॉप आउट कर देंगे, पढ़ेंगे उसको भी, लेकिन उसमें एक अनुच्छेद आएगा ब्लैंक रहेगा, उसका खंड रहेगा, एक सब क्लास रहेगा,
ब्लैंक रहेगा, वहीं से उठा के उसको कहाँ पे रखा गया, 300A अनुच्छेद 300 क कहिए या अनुच्छेद या आर्टिकल 300A कहिए में कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में जो प्रावधान था वो उठा के 300A में कर दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसको हटने के बाद कितने बचे, 7 में से 1 निकले, 6 बचे। तो वर्तमान में फंडामेंटल की राइट की जो संख्या है, मूल अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। तो 6 है तो कौन कौन है, मोटे मोटा पहले ही जान लेते हैं क्या है, उसके बारे में एक एक अनुच्छेदों को, एक एक शब्द को बहुत डिटेल में करके पढ़ा जाएगा। पहला, समता का अधिकार, 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार दिया गया है। तो अभी तो हमने पढ़ा है कि 12 से लेके 35 तक है, तो यहाँ पे शुरुआत में ही 14 से 18 क्यों कर रहे हैं, 12 और 13 में क्या है, तो उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके तहत प्रावधान किए गए हैं, उनकी सुरक्षा का न्यायालय को अधिकार दिया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो 12 और 13 शुरू करेंगे 12 से ही, लेकिन जो अधिकार है नागरिकों को, उस पहला समता का अधिकार 14 से 18 दिया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 दिया गया है। शोषण के विरुद्ध, तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 दिया गया है। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 दिया गया, 25, 26, 27, 28, 4 अनुच्छेदों में 25 से 28 दिया गया है। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30, 2 अनुच्छेदों में 29 और 30, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अक्सर क्वेश्चन बनता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में दिया गया है। छठवां, सबसे लास्ट अंतिम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बहुत डिटेल देखेंगे। अक्सर इससे क्वेश्चन उठता है संवैधानिक विचारों का, क्योंकि इसी के द्वारा पूरे मूल अधिकारों का क्या किया गया है, संरक्षण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को क्या किया, अधिकार दिया गया है कि आप इन सारे अधिकारों को क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। अंबेडकर जी ने इसकी बहुत तारीफ की है अनुच्छेद 32 की, इसी के तहत माना गया कि ये प्रभावी हुआ है। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार लास्ट में अनुच्छेद 32। अब देख रहे हैं यहाँ पे 31 का जिक्र नहीं हुआ है, इसीलिए क्योंकि वो उठा के जो वही जो संपत्ति का अधिकार था वहाँ पे चला गया है। लेकिन फिर भी हम जब पढ़ेंगे अनुच्छेद भाई तो उसको चर्चा जरूर करेंगे अनुच्छेद 31 में क्या क्या है प्रावधान, कि उसमें भी जो कानून न्यायालय में बहुत सारे वाद गए थे, बहुत सारे केस गए थे, तो उसमें बहुत सारे संविधान संशोधन सरकार ने किया था, तो कुछ रखा गया, कुछ निकाला गया, कुछ सबखंड जोड़ा गया, कुछ उपखंड जोड़ा गया, बहुत सारी चीज़ें अनुच्छेद 31 में किया गया, छेड़छाड़ किया गया। तो सारे डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिलहाल एक चीज़ तो सबसे महत्वपूर्ण तो कन्फर्म है, यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट ऐसा पूछा जाता है कि जितने प्रावधान किए गए हैं, अक्सर पूछा जाता है किस देश से ग्रहण किया गया है। तो मूल अधिकारों को हम यूएस से, संयुक्त यहाँ पे अमेरिका, संयुक्त, इसको अमेरिका एक सेकंड ग्रहण किया गया, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से इसको लिया गया है। ठीक है, तो ये कंफर्म हुआ। अक्सर ये पूछ लिया जाता है मूल अधिकार कहाँ से ले आते हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और बाकी जब अनुच्छेद 12 से शुरू किया जाएगा और 35 तक पढ़ा जाएगा, बहुत ही डिटेल में उसको देखा जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा बोरिंग या वो चीज़ें ना हो, एंटरटेनमेंट बना रहे, कंसंट्रेशन बना रहे, इसलिए वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में ही रखेंगे, लंबा नहीं करेंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 12 से लेकर 35 तक, उस पर डिटेल में चर्चा किया जाएगा। तब तक नमस्कार।